हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम विटा के ऊपर। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आज हम आपसे बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भाई आजकल आप लोग न्यूज में बहुत सुन रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां जो हैं वो लगी हुई हैं कि भाई चुनाव में क्या करना है, किसको जिताना है, किसको वोट देना है, कौन चुनाव में खड़ा होगा, सारी बातें चल रही है न्यूज में। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि भाई ये चुनाव होता कैसे है, क्या प्रक्रिया होती है, कौन वोट डालता है, कौन चुनाव लड़ सकता है। तो सारी बातों को आज यहां पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और सारा ये टॉपिक जो है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये करवाता कौन है। तो भाई हमारे देश में चुनाव करवाने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। उसी तरीके से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका चुनाव भी चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव सारे होते हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव ही करता है। वही सिंपल प्रोसीजर होता है। चुनाव की तारीखें ऐलान होंगी, चुनाव के लिए नॉमिनेशन होगा, मतगणना होगा, वोटिंग होगा, सारी चीजें होंगी जैसे कि और चुनावों में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहां पर जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की जो व्यवस्था है उसमें एक खास बात यह है कि यहां पर चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखिए यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव के लिए वोट कौन कर रहा है? तो वोट ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है इसमें वोट कर रही है भारत की जनता। लेकिन भारत की जनता डायरेक्टली राष्ट्रपति के लिए जाकर कहीं बूथ में वोट नहीं कर रही है, बल्कि जिन नेताओं को विधायक के रूप में और सांसद के रूप में भारत की जनता ने चुनकर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भेज दिया है, ये नेता लोग जो है ना ये जनता के बदले में जाकर वोट मार देंगे और जनता के बदले में राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और इस तरीके से माना जाता है कि भाई जनता ने वोट दिया विधायक को और विधायक ने वोट दिया राष्ट्रपति को, तो इनडायरेक्टली जनता ने चुन लिया है किसको? राष्ट्रपति को। ऐसा व्यवस्था है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। ठीक है, और साथ में एक और प्रणाली शब्द यूज होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब ये क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव वगैरह होता है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि भाई कौन चुनाव लड़ सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कौन चुनाव लड़ेगा? तो सबसे पहला कंडीशन है कि भाई देखिए जो संविधान है उसका अनुच्छेद 58 में बताया गया है जो अर्हताएं हैं जो पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, कि कौन चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत के जो भारत देश है इसका एक राष्ट्रपति होगा। इसके साथ ही 54 में बताया गया है कि भाई कौन लोग वोट डालेंगे। इसके साथ ही 55 में बताएगा कि किस तरीके से चुनाव होगा। ये सारी बातें हैं जो कि संविधान से जुड़ी हुई हैं राष्ट्रपति के चुनाव से। तो चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव लड़ने के लिए कंडीशन है कि भाई सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। अब लोकसभा का सदस्य सांसद वाला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं वहां पर कि क्या क्या योग्यता होती है। तो लोकसभा का चुनाव जो लड़ सकता हो वो लड़ेगा राष्ट्रपति का चुनाव। साथ में भारत के लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब सिंपली कहें तो सरकारी नौकरी के पद पर ना हो, कहीं का कोई अधिकारी ना हो, आईएएस ना हो, आईपीएस ना हो, कुछ भी ना हो। सरकारी ऑफिसर जो होता है उसको माना जाता है कि वो लाभ के पद पर है। ठीक है, आप जो है प्राइवेट नौकरी करें कोई दिक्कत नहीं है, आप विधायक हैं कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री, उपराष्ट्रपति ये सारे पदों पर हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाते। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि राष्ट्रपति का जब आपको उम्मीदवार बनना होगा या कोई भी जब उम्मीदवार बनेगा राष्ट्रपति पद के लिए तो उसको नॉमिनेशन फाइल करने में भी कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि भाई जब आप जाइएगा नामांकन भरने के लिए तो नामांकन के साथ आपको 15,000 रुपए का जमानत राशि जमा करना होगा। अब 15,000 जमानत राशि कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग कर सकते हैं। लेकिन नॉमिनेशन के साथ 50 प्रस्तावक होने चाहिए और साथ में 50 समर्थक होने चाहिए। अब ये जो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक है ना, ये कोई आम आदमी नहीं हो सकते हैं। ये हो सकते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले जो लोग हैं उनमें से ही होने चाहिए। जो लोग मतदान करेंगे राष्ट्रपति के लिए उन्हीं में से 50 लोग प्रस्तावक और 50 लोग समर्थक होंगे। और हां, ये दोनों अलग अलग होंगे। एक ही आदमी प्रस्तावक समर्थक नहीं बनेगा और एक आदमी एक ही व्यक्ति का, एक ही उम्मीदवार का प्रस्तावक समर्थक बनेगा। अब यहां पर इसी से सवाल उठता है कि भाई भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है?
जो कि प्रस्तावक समर्थक बनेगा या फिर मतदान करेगा। तो यहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें मतदान करने के लिए दो तरीके के लोग होते हैं। पहला तो होते हैं जो कि भारत के जो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्य होते हैं। लोकसभा के जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य हैं, जो कि चुनाव जीत कर आए हैं, ये लोग वोट करेंगे। कितनी है संख्या इनकी? 543, और प्लस में 2 मनोनीत जो हैं वो लोग वोट नहीं करेंगे। इसी तरीके से राज्यसभा में जो सांसद चुनाव जीत कर आए हैं, जिनकी संख्या है 233, ये लोग वोट करेंगे। प्लस में जो 12 सदस्य हैं जो कि मनोनीत हैं, ये मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने कहा था ना कि भाई व्यवस्था क्या है कि जिसको जनता ने चुना है वही क्या करेगा? राष्ट्रपति को चुनेगा। तो यहां पर लोकसभा के चुनाव जीतकर आए हुए सदस्य और साथ में राज्यसभा के 233 चुनाव जीतकर आए हुए सदस्य क्या करेंगे? मतदान करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्य जो हैं उनके जो विधानसभा हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, सीधी बात करें तो जो विधायक हैं, वो लोग वोट डालेंगे। सभी राज्यों के विधानसभाओं के विधायक वोट डालेंगे। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो एमएलसी होते हैं, विधान परिषद होते हैं, वो इस राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है। विधानसभा के विधायक हिस्सा लेते हैं सभी राज्यों के। साथ में जो दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके जो विधायक हैं, ये भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर भारत में कितने क्षेत्र हो गए? तो भाई यहां पर सभी राज्य हो गए, इसके अलावा दिल्ली हो गया, और नीचे यहां पर क्या हो गया? पुडुचेरी हो गया। ठीक है। तो ये जो आपके सभी राज्य और साथ में ये दोनों इलाके। अब यहां पर कोई इलाका है जो कि इस बार हिस्सा नहीं ले रहा है, वो इलाका है आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब यहां पर आपको पता है कि जो अभी की सरकार है उसने क्या किया था कुछ दिन पहले, जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। साथ में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जहां पर विधानसभा है। तो भाई वहां के विधायक तो है नहीं, अभी चुनाव हुआ ही नहीं है, तो ये लोग कैसे मतदान में हिस्सा लेंगे? तो इस 2022 के चुनाव में जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है, क्योंकि इस विधानसभा में कोई है ही नहीं, तो यहां ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे। साथ में इनके यहां से 4 राज्यसभा के सदस्य जो है ना, वो भी चुनकर नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा ही नहीं है, तो राज्यसभा के सदस्य के हाथ से जीत कर आएंगे, तो ये लोग भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसलिए क्या होगा, इनको छोड़कर यहां के लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे। बाकी सभी राज्यों और बाकी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, उन सभी के विधायक और सांसद क्या करेंगे? मतदान करेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि जो मतगणना होती है वो कैसे होती है। भाई यहां पर कंसेप्ट क्या है कि जनता वोट दे रही है राष्ट्रपति को, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रही है। जनता अपने नेताओं के जरिए, अपने इलाके के विधायक और सांसद के जरिए राष्ट्रपति को वोट दे रही है। तो यह कैसे तय होगा कि भाई मेरा वोट का वैल्यू कितना, हमारे इलाके का विधायक का वोट का वैल्यू कितना, या फिर मेरे इलाके के सांसद का वोट का वैल्यू कितना? यह तय करने के लिए स्पेशल एक तरीका अपनाया जाता है, स्पेशल कैलकुलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? मान लीजिए कि आपके वोट का वैल्यू 1 है, मतलब हर नागरिक के वोट का वैल्यू 1 है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, विधायक के सबसे पहले निकाला जाएगा कि एक राज्य के, किसी भी राज्य के, हर राज्य का अलग अलग होता है, हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य कितना है। तो यहां पर इसके लिए क्या व्यवस्था है, तो हर राज्य के जनसंख्या, कि भाई उस राज्य में कितनी जनसंख्या है, उसको भाग दे दीजिए विधानसभा के कुल सदस्य से। विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो उससे आपको क्या निकल जाएगा, एक संख्या निकलेगा। फिर उसमें भी आप 1000 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, या फिर गुना कर दीजिए 1/1000 से। तो आपको एक मत का मूल्य मिलेगा कि इस राज्य के विधानसभा के विधायक के मत का मूल्य इतना है। जैसे मैं यहां पर आपको अगर दिखाऊं, तो यहां पर जैसे देखिए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप यूपी का देखिएगा, तो यूपी में जो विधायक हैं उनके मतों का मूल्य 208 है। क्यों? क्योंकि भाई यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जनसंख्या। और यहां पर एक बात मैं बता दूं कि जो ये जनसंख्या लिया जाता है कैलकुलेशन के लिए, वो आज की जनसंख्या नहीं ली जाती है, बल्कि 1971 में जो जनसंख्या था उसके आधार पर ही चुनाव चला आ रहा है। और आज भी 2022 में जो चुनाव होगा उसमें भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही क्या होगा, सारा कैलकुलेशन होगा। यहां पर बिहार के जो विधायक हैं उनके मत का मूल्य कितना है, 173। इसी तरीके से सभी राज्यों के अलग अलग जो
अलग अलग क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों के राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य निकलेगा। सबसे ज्यादा किसका है? यूपी का है। यूपी का एक विधायक का मत का मूल्य होता है 208, और सबसे कम क्या है? सबसे कम यहां पर सिक्किम का है, जहां के विधायक का मत का मूल्य होता है 7। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर सभी का आ गया। अब यहां पर क्या है? यहां पर हम जरा सा देख लेते हैं कि सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनके मतों का मूल्य कितना होता है जोड़ने पर। अब यह क्यों जरूरी है? यह जरूरी इसलिए है, उसी के आधार पर फिर तय होगा कि जो यहां पर जो सांसद हैं उनके मतों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, यह जरा सा हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने विकिपीडिया पेज खोला हुआ है, जहां पर हर राज्य के जो 1971 के हिसाब से जनसंख्या है वो भी बताया गया है, कितने विधायक हैं वो भी बताया गया है, हर विधायक के वोट का मूल्य कितना है ये भी बताया गया है, और साथ में पूरे राज्य का मत का मूल्य कितना है ये भी बताया गया है। तो यहां पर जैसे देख सकते हैं क्या किया गया है, सबसे पहले पॉपुलेशन लिया, उसमें फिर जो विधायक की संख्या उससे भाग दे दिया, फिर 1000 से भाग दे दिया, तो हर विधायक के मत का मूल्य निकल गया। अब इसी तरीके से हर राज्य के हर विधायक के मत का मूल्य जोड़ दें तो यह कुल मिलाकर आ जाता है 5,49,495। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात मैंने पहले बताया कि भाई जम्मू कश्मीर के इलाके के जो विधायक हैं वो इस बार विधानसभा में है नहीं, तो इनमें से क्या होगा? 6226, मेरे ख्याल से 6226 ही होना चाहिए। एक सेकेंड जरा सा देखता हूं। 6264 जो मत के मूल्य हैं वो एक तरीके से हिस्सा नहीं लेंगे चुनाव में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सांसद के मत का मूल्य निर्धारण होता है वो इसी तरीके से होता है। क्या हुआ? कुल मिलाकर हो गए 5,49,495, लेकिन इनमें से 6264 जो मत हैं जो कि जम्मू कश्मीर के विधायकों के हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों के हैं, उनका ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो विधानसभा में है ही नहीं, तो वो मत कैसे देंगे, हिस्सेदारी कैसे लेंगे, और यहां पर क्या होगा? तो यहां पर कुल मिलाकर जो मत होंगे जो कि विधायकों के होंगे ये हो जाएंगे कितने? यहां पर माइनस कर लेते हैं। यहां पर 1 हो गया, 9 में से 6 या 3, और यहां पर 4 में से गया 2, यहां पर 9 में से 6 या 3, और यहां पर 5,43,231। ये कुल मिलाकर इस बार के विधायकों के मत होंगे। अब ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पर जो सांसदों के मत का मूल्य होता है ना, वो इसी के आधार पर निर्धारित होता है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो मत का मूल्य है 5,43,231, इसको फिर भाग दे देंगे कुल मिलाकर जो हिस्सा लेने वाले सांसद हैं उनसे। तो सांसद कितने हैं? 776, 776। अब यहां पर बात क्या है? अब यहां पर बात है कि देखिए पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें हर एक सांसद के मत का मूल्य था 708, लेकिन इस बार जो मत का मूल्य है ना वो 700 होगा। क्यों होगा 700? क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर का विधानसभा नहीं है, तो वहां के जो ये नंबर घटा है हमने 549 में से अब 5,43,000 हो गया है, तो उसकी वजह से हर एक सांसद का मत का मूल्य इस बार कितना होगा? 700 होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहां पर जो ये नंबर है 5,43,231, इसके आधार पर ही निर्धारित होता है सांसद के मत का मूल्य। यानी कि पूरे देश के सभी विधायकों का मत का मूल्य अगर हम जोड़ दें तो उसमें क्या होगा? उससे फिर सांसदों की संख्या को विभाजित करके हमको 700 अंक प्राप्त होता है। अब यहां पर डिजिट में आएगा, अगर नंबर में आएगा, पॉइंट में आएगा तो वो नहीं लिया जाता है, उसको राउंड कर दिया जाता है, सभी को राउंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या है, आगे देखते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो हमने मतों का मूल्य देख लिया। अब यहां पर बात है कि ये जो चुनाव प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है? भाई चुनाव प्रक्रिया में जो चुनाव में वोटिंग होती है वो कहां होती है? तो वो विधानसभा और लोकसभा में होती है, और राज्यसभा में भी। मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? संसद में जाकर वोट डालेंगे एक ही जगह पर। लेकिन जो अलग अलग विधानसभा हैं वो अपने विधानसभा में ही जाकर चुनाव में वोटिंग करेंगे और एक तरीके से वोट वहीं पर देंगे। मतलब अगर दिल्ली का विधानसभा है तो वहीं पर दिल्ली के विधायक वहीं देंगे, तेलंगाना के जो विधायक हैं वो जाकर हैदराबाद में अपने विधानसभा में देंगे, जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, वहां के विधायक मुंबई में ही देंगे अपने विधानसभा में। इसी तरीके से अब यहां पर चुनाव जीतता कैसे है कोई राष्ट्रपति?
राष्ट्रपति में अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार उठा है, 2 3 4 अगर उम्मीदवार उठे हैं, तो यहां पर एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए कम से कम 50% से ज्यादा, मतलब 50% से एक वोट भी ज्यादा होना चाहिए, तभी कोई राष्ट्रपति क्या होगा, चुनाव जीतेगा। अब ये जो संख्या है ना, इसको कहा जाता है न्यूनतम कोटा, कि आपको कम से कम क्या करना है, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना है, तभी आप क्या कीजिएगा, चुनाव में एक तरीके से जीत आपकी घोषित की जाएगी। अब यहां पर क्या है इसके लिए कंडीशन, यहां पर आपको कुल मतों का 50% नहीं चाहिए, कुल वैध मतों का, क्योंकि हो सकता है किसी ने गलत वोटिंग कर दिया हो, किसी ने गलत मार्किंग कर दिया हो, तो उसमें से क्या है कि कुल वैध मत, जो कि सही है मत, उनकी ही बात की जाएगी, और कुल वैध मतों में से आधे में से एक ज्यादा मत आपको कम से कम मिलना चाहिए। अब यहां पर चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, चुनाव प्रक्रिया ऐसे होती है कि जो लोग वोट देने जाते हैं, यानी जो सांसद और जो विधायक वोट देने जाते हैं, तो विधायक अपने विधानसभा में जाएगा, सांसद चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो संसद में जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मतदाता सभी हैं, यानी कि जो सांसद और विधायक हैं, इनको मतपत्र दिए जाएंगे। जो संसद होते हैं उनको हरे रंग का मतपत्र, हरे रंग का बैलेट पेपर इस तरीके का, और जो यहां पर विधायक होते हैं इनको गुलाबी रंग का मतपत्र मिलता है, इस तरीके का मतपत्र मिलता है। और इनको साथ में विशेष पेन दिया जाता है, स्पेशल पेन, की आपको उसी पेन से लिखना है, दूसरा पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है, स्पेशल पेन दिया जाता है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो वोटिंग होती है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे नॉर्मली आप क्या सुनते हैं, नॉर्मली में होता है कि भाई कोई चुनाव हुआ, उसमें कोई गया उम्मीदवार, कोई उम्मीदवार खड़ा है, तो कोई वोट देने गया तो वो बस एक बार बटन दबाएगा और एक वोट एक ही आदमी को देगा। चाहे इलाके में 10 लोग चुनाव में खड़े हों, आप अगर वोट दीजिएगा तो एक ही आदमी को दीजिएगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है, आप अगर वोट देंगे तो आप सभी कैंडिडेट को वोट देंगे। मतलब कि अगर वहां पे कोई चुनाव में खड़ा है तो हर कैंडिडेट को उतना ही वोट मिलेगा। जैसे हर कैंडिडेट, मान लीजिए 10 लोग वोट दे रहे हैं और 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों कैंडिडेट को 10 वोट मिलेगा। कैसे, ये कैसे होता है, तो भाई यहां पर वोटिंग दूसरा तरीका से होता है। कैसे होता है, तो यहां पर जो होता है, मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी और सी, यहां भी है ए बी सी। अब यहां पर वोटिंग जब होगा तो यहां पर आपको ऐसे मोहर नहीं मारना है। तो जो सांसद होंगे, विधायक होंगे, वो ना मोहर मारेंगे ना साइन करेंगे, क्या करेंगे, वो 1 2 3 4 करके रैंकिंग देंगे कि भाई सबसे पहले मेरा पसंद कौन है। तो भाई सबसे पहले मेरा पसंद, यहां पर विधायक जी ने मारा क्या, ए पर, तो वो रोमन अक्षर में 1 लिख देंगे। फिर यहां पर सबसे, उसके बाद मत मान लो कि इसको हम नहीं पसंद करते हैं, तो दूसरा नंबर में किसको पसंद करते हैं, तो सी को पसंद करते हैं, तो 2 यहां लिख दिया। और फिर सबसे खराब, सबसे कम हमको पसंद है कौन, बी, तो यहां पर हमको 3 लिख दिए हम। तो इस तरीके से वोटिंग होगा। अब यहां पर सांसद जी भी ऐसा ही करेंगे, ये भी क्या करेंगे, बोलेंगे भैया हमको ए सबसे बढ़िया पसंद है, बी दूसरा नंबर में पसंद है, और सबसे कम पसंद है कौन, सी पसंद है 3। अब यहां पर इस तरीके से देश के जितने भी सांसद और विधायक हैं सभी अपने मत को देंगे और सभी का जो पर्चा है उसको लाया जाएगा फिर गिनती के लिए। अब यहां पर गिनती होता है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से। गिनती कैसे होता है कि गिनती में होता है कि वरीयता क्रम के आधार पर गिनती होता है। वरीयता क्रम कहने का मतलब कि सबसे पहले गिना जाएगा कि भाई जितने भी लोगों ने वोट दिया है, 1 नंबर में किसको दिया है। जैसे यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक व्यक्ति ने ए को दिया 1 नंबर में, यहां भी ए को दिया 1 नंबर में, तो गिना जाएगा कि भाई ए को 2 वोट मिल गया, बी को 0 वोट मिला, सी को 0 वोट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से गिना जाता है। अब यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए कि यहां पर चुनाव में 3 लोग खड़े थे, 3 लोग खड़े थे, लेकिन 3 लोग खड़े थे, तो इसमें क्या हुआ कि आधे से ज्यादा किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 40% वोट मिल गया, किसी व्यक्ति को 40% वोट मिल गया, दूसरे व्यक्ति को 38% वोट मिल गया, तो कितना हुआ, 78 हुआ, और यहां पर तीसरे व्यक्ति को 22% वोट मिल गया। तो भाई किसी को तो न्यूनतम कोटा नहीं मिला, तो कौन चुनाव जीतेगा इस कंडीशन में, तो यहां पर होगा फिर दूसरे राउंड का काउंटिंग। दूसरे राउंड के काउंटिंग में क्या होता है कि यहां पर जो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला जो उम्मीदवार है इसको आउट कर दिया जाता है।
मतलब बोला जाता है कि भाई तुम निकलो, चलो यहां से, तुम्हारा अब खेल खत्म, तुम सबसे पीछे हो। और इसको जितने भी लोगों ने वोट दिया है, जितने भी मत पत्र में एक नंबर में इस व्यक्ति को मिला था जो कि सबसे कम लाया था, फिर उसका गिना जाएगा कि उन मत पत्रों में से दूसरे नंबर पर किसका नाम था। मतलब बात यह है कि इसको मान लीजिए इस आदमी ने वोट दिया था, ये एक सांसद थे जिन्होंने क्या किया, एक नंबर में इसको दिया था। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी सी को इन्होंने पहला नंबर पर रखा था और ए और बी बीच बाद में थे। अब इसके बाद दूसरे नंबर में ए को रखा था। तो अब काउंटिंग होगा कि जिन आदमियों ने इसको पहला नंबर में दिया था, उन आदमियों ने दूसरे नंबर में किसको दिया था, तो दूसरे नंबर में दिया था भैया ए को, तो दूसरे नंबर में ए को दिया था। तो यहां पर क्या हुआ कि इसमें से जो वोट है वो कुछ वोट इसमें चला जाएगा और कुछ वोट इसमें चला जाएगा। कुछ लोगों ने ए को सेकंड नंबर में रखा होगा, कुछ लोगों ने बी को सेकंड नंबर में रखा होगा। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर इनमें से मान लीजिए कि 12% ने क्या किया होगा, बाकी ये 22% है वोट, उसमें से 12% ने क्या किया, ए को वोट दिया और 10% ने क्या किया, बी को वोट दिया। सेकंड नंबर वोट, सेकंड नंबर, जैसा कि हमने देखा ना सेकंड नंबर। तो ये 12 इसमें ऐड हो गया तो हो गया 52%, और यहां 38 में 10 तो 48%। तो भाई पूरा हो गया कि नहीं हो गया, पूरा हुआ ना, ठीक है, तो पूरा हो गया, इस तरीके से 52% हो गया। अब मान लीजिए ये सब कंडीशन कब आता है, जब दो लोग चुनाव में खड़े हो सकता है कि चुनाव में एक ही आदमी खड़ा हो, कोई उसके अपोजिशन में खड़ा ही ना हो सकता है कि 3 से ज्यादा लोग हों, 4-5 लोग हों, और यहां पर भी 52% नहीं पूरेगा। तो क्या होगा, फिर से तीसरे दौर की काउंटिंग होगी। फिर क्या होगा, फिर बी को हटा दिया जाएगा। तो बी को हटाने के बाद अगर एक आदमी केवल बचा तो वो चुनाव जीत गया, और अगर ये नहीं बचा, अगर मान लीजिए 2-3 बचे हुए हैं, तो फिर से चौथे राउंड की काउंटिंग होगी। तो यह प्रक्रिया चलते रहेगा जब तक कि किसी एक व्यक्ति को या तो 50% वोट ना मिल जाए या तो बाकी सारे आउट ना हो जाएं, तब तक क्या होगा, गिनती होते रहेगा और कोई एक व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें वोटिंग होता है और इस तरीके से मतगणना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा, ये चीज समझ में भी आया होगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।